अब देखो क्वेश्चन नंबर 76, ये मैंने आपको बोला था सोचिएगा। अभी देखिए कितना सिंपल है। कह रहा है एक बॉडी में ह्यूमन की ऑक्सीजन होता है 16.4%, कार्बन होता है 22.9%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 2.6%। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि मान लो हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 1H1 होता है हाइड्रोजन। अगर सडनली वेट 1H2 हो जाए, ठीक, तो 75 किलो का आदमी है, उसका वेट कितना बढ़ जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, जो 75 किलो का आदमी था उसका 10% वेट किसकी वजह से था, हाइड्रोजन की वजह से। यानी 7.5 kg किसकी वजह से था, उसका हाइड्रोजन की वजह से। भाई 10% का मतलब क्या हुआ, 75 kg का 10% कितना हुआ, 7.5। तो जो 75 kg ह्यूमन है उसका जो 7.5 kg वेट है वो हाइड्रोजन की वजह से है। हाइड्रोजन का वेट तुमने 1 से 2 कर दिया, तो यानी ये जो 7.5 kg वेट है ये कितना हो जाएगा, 15 kg। यानी वेट कितना हुआ, 15 माइनस 7.5 इज इक्वल टू कितना बढ़ गया, 7.5 kg से वेट बढ़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। फिर से देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन का वेट इंसान में 10% है, ठीक है। तो 75 kg का ह्यूमन है, ठीक है। जो 75 kg का ह्यूमन है उसमें से उसका 10% वेट किसकी वजह से है, हाइड्रोजन की वजह से। तो 75 kg का जो ह्यूमन है उसका 7.5 kg का जो वेट है वो किसकी वजह से होगा, हाइड्रोजन की वजह से। इस हाइड्रोजन को पहले इसका वेट कितना था, 1। इस हाइड्रोजन का वेट आज की डेट में तुमने कितना कर दिया, 2। ठीक है ना, कह रहा है ना 1H1 को 1H2 से रिप्लेस कर दिया, 1H1 को 1H2 से रिप्लेस कर दिया। यानी पहले वेट 1 था, वेट कितना हो गया, 2। तो ये डबल हो जाएगा, पहले 7.5 था, अब कितना हो जाएगा, 15 kg। तो कितने से वेट बढ़ गया, तो वेट बढ़ गया कितने से, 7.5 kg से। तो बस कितना वेट बढ़ गया, 7.5 kg। बस देखो ओरल क्वेश्चन है ये, मैं कह रहा था आपसे। अभी भी हो सकता है कई बच्चे ना सोच पाए हो, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए एक मेंटल एबिलिटी आपकी जरूरत है ही। मतलब एक मेंटल एबिलिटी होगी तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं जो इतने ज्यादा सोचने पड़ते हैं। 75 नहीं, 75 तो खैर कर दिया, 76 भी कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं 77। अब देखो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो CO में कितने ऑक्सीजन होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। अब इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसके मोल्स इंटू Na। तो अब CO के मोल्स कितने होंगे, 2 ग्राम। तो 2 अपॉन इसका वेट कितना है कार्बन का, 12। इसका वेट कितना है, 16, 28 इंटू Na। ये कितना हो जाएगा, Na अपॉन 14, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 का वेट कितना होता है, 44। अब इसमें एटम्स कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के एक CO2 में 2 एटम्स हैं, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू Na। मोल्स कितना हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na। ये कितना हो जाएगा, Na अपॉन 11, ठीक। 2 ग्राम SO2। तो SO2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, ध्यान रखना ऑक्सीजन के एटम्स की बात चल रही है, क्योंकि टोटल एटम्स इसमें 3 है, 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन का। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कितने होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसका कितना 32, इसका भी 32, 64 इंटू Na। ये कितना हुआ, Na अपॉन 16, ठीक। 2 ग्राम वाटर। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने होंगे भाई, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na। ये कितना हो गया, Na अपॉन 9, ठीक है।
तो खुद बताओ सबसे ज्यादा एटम्स किस में है? इसी में है, डी में, फिर बी में, फिर सी में, फिर ए में। भाई 1/9 बड़ा है, 1/11 बड़ा है, 1/14 बड़ा है कि 1/16 बड़ा है? ये होगा। अब इसमें भी कंफ्यूजन है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एनआई के सर या स्वप्निल सर से पूछिए आप, जो कैलकुलेट करके देख लें। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 78 है वो अभी पढ़ाया नहीं है। 78 है एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास का, तो इसको भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, कह रहा है कि सॉल्ट में 1% KI है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि भाई आयोडीन वाला नमक, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, गले में बड़ा सा हो जाता है। बायो वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा, सभी को पता होगा वैसे। तो सॉल्ट में 1% जो आयोडीन होता है वो किस फॉर्म में होता है, KI के फॉर्म में। तो 2 ग्राम आदमी लेता है डेली, यानी 2 ग्राम अगर सॉल्ट लेता है तो 2 ग्राम का 1%, यानी 1% ऑफ 2 ग्राम क्या लेता है, KI। तो 1% ऑफ 2 ग्राम कितना हुआ, 1/100 इंटू 2 ग्राम, यानी 1/50 ग्राम डेली आदमी क्या ले रहा है, KI ले रहा है। ठीक, तो पूछ रहा कितनी आयोडीन उसकी में जाएगी। तो देखो वेट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ आयोडीन। कभी भी वेट निकालना है, जिसका वेट उसके मोल्स इंटू उसका एटॉमिक वेट। ठीक, मोल्स ऑफ आयोडीन कितने होंगे। अब एक KI में कितने आयोडीन के मोल्स होंगे, 1, क्योंकि एक KI में कितने आई है, 1 है। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KI, यहां इंटू एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन कितना होता है, 127। वैसे 127.5 होता है, लेकिन सवाल में कितना दिया, 127। अब मोल्स ऑफ KI क्या होंगे, वेट ऑफ KI इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट ऑफ KI कितना है, 1/50 इंटू KI का मॉलिक्यूलर वेट 127 प्लस 39, ये हो गया 166 इंटू 127। ये हो गया, ठीक है। ये तो वेट ऑफ KI। अच्छा नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है, एटम्स पूछ रहा था या आयंस पूछ रहा था। चलो अच्छा, ये नहीं निकालना था, लेकिन मान लो अगर ये निकालना होता तो ये होता। चलो आयंस निकाल लेते हैं, आयंस ऑफ KI। तो आयंस ऑफ KI क्या होंगे, सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ KI। एक मिनट, आयोडीन पूछ रहा है ना, देखो यही है, इसमें मैंने वेट निकाल दिया। देखो यानी आयंस ऑफ KI इज इक्वल टू 1 इंटू मॉलिक्यूल्स ऑफ KI, क्योंकि एक KI में कितने आई हैं, 1। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ KI होंगे, मोल्स ऑफ KI इंटू Na, मोल्स ऑफ KI, मोल्स ऑफ KI कितने होंगे भाई, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। ठीक, वेट इन ग्राम कितना होगा, 1/50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 166 इंटू Na। ये हो गया 1/50 इंटू 166 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो भाई देखो 10 की पावर 19, और एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटर का है, .022 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 166, 0.0007255, 10 की पावर 23। 1 2 3 4 डेसिमल इधर लाओ,
इंटू क्या कर दो 10 की पावर 19। देखो ये कोई ऑप्शन है, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 स्पेशली एडवांस के लिए मैं कराऊंगा अलग से, इस टाइप के 7-8 सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो मेडिकल वाले इसको याद कर लें और जेई मेंस वाले याद कर लें। एडवांस में ये अलग से इस पे कई सवाल हैं। याद करिए जब मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको एटॉमिक वेट की, तो आपको बताया था इसमें डेफिनेशन अभी ऐसे ही कर लो, डेफिनेशन पे जो मेन सवाल बनते हैं वो एडवांस में कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 वही है। ठीक, अब देखो 81 भी बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 87 डिग्री सेल्सियस और 750 mm प्रेशर पर, समझिएगा ये ट्रिक क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस का सबसे कम वॉल्यूम होगा? HI, HCl, HBr और HF। अब एक बात बताओ, PV = nRT होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? nRT/P। अब खुद सोच के देखो, अगर 4 गैस ले रहे हो, टेम्परेचर सेम है, ये बात समझने में आपको काफी टाइम लगेगा, ये बात सोच पाने में। तो ये जो अभी ये बताने जा रहा हूं इसको कई बार आप सोचिएगा, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आएगा गैसियस स्टेट में। जब आप गैसियस स्टेट कर लेंगे, जो एनसीईआरटी में नाम से दिया है स्टेट्स ऑफ मैटर, तब जाकर आपको ये सवाल उसमें फिर से रिपीट होगा, तब जाके आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनेगी। तो ये अभी अगर समझ में आ जाता तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो देखो, अगर चारों गैसेस के टेम्परेचर तुमने फिक्स कर दिया, क्योंकि चारों को इसी टेम्परेचर पे ले रहे हो, चारों को इसी प्रेशर पे ले रहे हो, ये भी फिक्स कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, यानी V = कांस्टेंट इंटू n, नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या हो? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है किसके? मोल्स के, यानी मोल्स ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा। तो बस इन चारों के हमें देखने मोल्स किसके ज्यादा होंगे, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके वॉल्यूम ज्यादा होंगे। ठीक, अब मोल्स क्या होते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब चारों के देखो वेट भी 5-5 ग्राम ले लिए, तो खुद बताओ जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। जिसका क्या ज्यादा होगा? मॉलिक्यूलर वेट, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। तो बस जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर क्या होता है? HI, HBr, HCl, HF। तो फिर मोल्स का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सबका 5 ही ग्राम दिया है, तो वॉल्यूम का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन तो हमें ज्यादा समझ में नहीं आया, आपने ये सब प्रोपोर्शनल अपोर्शनल क्या ले लिया। ठीक है, तो ये एक बार सोचो, इसको 2-3 बार सुनो जो मैंने बोला है। अगर नहीं समझ में आता फिर भी तो आप चिंता मत करिए, ये जब हम चैप्टर करेंगे गैसियस स्टेट तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 और 82 सेम ही टाइप के हैं, एडवांस वाले हैं 80 और 82। तो मेडिकल वाले इसको याद कर लें और जेई एडवांस में मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए 83। कौन सा इनकरेक्ट है भाई? कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे H2SO4, CaCO3। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या होते हैं भाई? अलग अलग एटम्स के मिलके मॉलिक्यूल बनता है, तो ए वाला सही है। बी वाला, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। भाई ठीक है, फिजिकली इसको अलग नहीं कर सकते, केमिकली अलग कर सकते हो, तो ये वाला भी सही है।
नहीं, सी वाला गलत है। कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करता है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी, ना हाइड्रोजन जैसी होंगी, ना सल्फर जैसी, ना ऑक्सीजन जैसी। डी वाला रेशियो फिक्स है, हाँ भाई वाटर कभी भी लोगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 से जो है 84 से लेकर ये जो 5-7 सवाल हैं 88 तक 87 तक, ठीक है, इसको चलिए थ्योरी की तरह हम पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आप असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे थे उसी कॉपी में यहां लाइन बना दीजिए और लिख दीजिए बैक टू थ्योरी। ठीक, फिर लिखिए, हेडिंग डालिए परसेंटेज ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। कायदे से ये क्वेश्चन जो है 84 से यहां तक ये 72 वाली हेडिंग के अंदर आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन ये मिसलेनियस में डाल दिया मैंने। तो चलो अभी कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये हेडिंग डालो। सर ये क्वेश्चन क्या है, चलो भाई करते हैं क्वेश्चन अब इसमें। तो मुझे याद नहीं थ्योरी में मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर कराया था, तो मैं गेस एज्यूम करता हूं अपने मन से कि मैंने 34 कराया था। मैं 35 डाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर, आप देख लेना थ्योरी में मैंने कहां तक के क्वेश्चन नंबर कराए थे। अगर एक क्लास होती तो मैं पूछ लेता कि बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर था लास्ट, तो देख लेना जो भी है उसके आगे करके लिख लेना, 35 मत लिखना, अपनी नंबरिंग के हिसाब से कर लेना। अब सपोज करो कि एक पॉलीथीन है, ठीक, पॉलीथीन में 3 एप्पल है और 5 मैंगो है। अब वेट ऑफ 1 एप्पल 50 ग्राम है और वेट ऑफ 1 मैंगो 150 ग्राम है। तो अब पॉलीथीन का वेट तो हम 0 मानते हैं, तो अब मान लो कैलकुलेट, क्वेश्चन है परसेंटेज वेट ऑफ एप्पल एंड मैंगो इन द पॉलीथीन। कैलकुलेट परसेंटेज वेट ऑफ एप्पल एंड मैंगो इन द मॉलिक्यूल। तो भाई अब एक बात बताओ, परसेंटेज वेट ऑफ एप्पल क्या लिखोगे, बताओ। टोटल वेट ऑफ एप्पल अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, या टोटल वेट केवल लिख दोगे इंटू 100, यही तो लिखोगे। अब टोटल वेट ऑफ एप्पल क्या होगा, नंबर ऑफ एप्पल्स इंटू वेट ऑफ 1 एप्पल, अपॉन टोटल वेट, ठीक, इंटू 100। अब बताओ नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, 3, वेट ऑफ 1 एप्पल कितना है, 50 ग्राम। टोटल वेट क्या होगा, इसका वेट प्लस इसका वेट, तो 3 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 150 इंटू 100, समझे ना। कैलकुलेट करके जो भी आए, जिसमें खास बात क्या थी कि परसेंटेज वेट ऑफ एप्पल क्या लिखोगे, उसका नंबर इंटू 1 का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 36। कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। तो अब देखो करते कैसे हैं, पहले जैसे फॉर्मूला लिखा, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 60 आता है, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है।
तो इसमें क्या लिखोगे, परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया इंटू 100। तो टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, यानी एक मॉलिक्यूल लोगे या एक मोल लोगे उसमें 2 मोल नाइट्रोजन है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इंटू 100। एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का कितना है 14, मॉलिक्यूलर वेट कितना है यूरिया का 60 इंटू 100। ये कट गया 2 3 तो 140 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया 50 40 3 120, तो ये कुछ आ गया 46.6%। समझे? चलो सर नहीं समझे, एक और क्वेश्चन करो, समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज? करो ट्राई, पॉज करो, 2 मिनट लो पॉज करके और फिर घड़ी देखो 2 मिनट और फिर इसको करो, ठीक है। अब देखो तो वही परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन, अब पॉज कर चुके होगे, ट्राई कर चुके होगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इनटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 6, ठीक। एटॉमिक वेट कितना है ग्लूकोज का, मतलब ऑक्सीजन का, सॉरी 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है यूरिया का 180 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया 30, ये कट गया तो 160 अपॉन 3, तो ये 53.3% हो गया। समझे ना? अब करो क्वेश्चन नंबर 38, ठीक। क्वेश्चन लिखो, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाई वेट। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाई वेट, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67,200. Molecular weight of hemoglobin is 67,200. How many iron atoms are present in? How many iron atoms are present in 1 molecule of hemoglobin? ठीक है, पॉज करो 2-3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए पॉज करो, फिर निकालो, ठीक। अब फिर वही लिखेंगे। देखो देखो ऐसे ही डायरेक्टली देख ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, पॉज करके ट्राई नहीं करोगे तो। नंबर ऑफ आयरन एटम्स इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू 100। नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हैं,
ये x मान लो, एटॉमिक वेट आयरन का 56, मॉलिकुलर वेट 67,200 इंटू 100, और ये दिया ये 0.33 है, तो ये 0 से 0 कट गया, तो x कितना हो गया 0.33 इंटू 672 अपॉन 56। कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 204 आ जाएगा, ये 3.98 करके कुछ आएगा। तो 3.98 तो एटम हो नहीं सकते, तो एटम कितने होंगे 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थर्टी 39 क्वेश्चन लिखो। अ प्रोटीन कंटेन्स 0.48% of nitrogen by weight। ठीक, आगे देखो। 1 molecule of protein contains 20 atoms of nitrogen। 1 molecule of protein contains 20 atoms of nitrogen। What is the molecular mass of protein? करिए, फिर से पॉज करिए और करिए। देखो फिर से, परसेंटेज बाई वेट क्या होगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इंटू 14 ग्राम एटॉमिक वेट इसका अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इंटू 100। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स तो 20 एटम्स नहीं है, इंटू 14 अपॉन मॉलिकुलर वेट m इंटू 100। तो मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 20 इंटू 14 इंटू 100 अपॉन 0.48। तो ये कैलकुलेट कर लेना जो भी आए। ठीक है, ये लगभग आ जाएगा 58,333.3। क्वेश्चन नंबर 40। अब ये थोड़ा सा चलो थोड़ा बेटर करते हैं। क्वेश्चन लिखो। इंसुलिन कंटेन्स 0.32% सल्फर बाई वेट। Insulin contains 0.32% sulfur by weight. What is the minimum? What is the minimum molecular weight of insulin? अब देखो परसेंटेज बाई वेट क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इंटू 32 ग्राम
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इंटू 100। ठीक, परसेंटेज वेट बाई वेट इतना दिया है 32। तो सर इस सवाल में मॉलिक्यूलर वेट भी पूछा है और ये भी नहीं दिया है। अब हम ये दो दो अपने मन से कैसे करेंगे? दोनों में कोई एक तो दिया होना चाहिए। तो देखो उसने वर्ड क्या यूज किया, मिनिमम। तो एक बात बताओ, मिनिमम वेट, एक बात बताओ, कोई भी जो मॉलिक्यूल है, अब वो कह रहा है उसमें सल्फर है, तो सल्फर या तो सल्फर के एक एटम होंगे या 2 एटम होंगे या 3 एटम होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, 7 8 9 10 भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में सल्फर। लेकिन कम से कम कितने हो सकते हैं? एक। क्योंकि उसने पूछा क्या, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, कितना मिनिमम हो सकता है। मान लो सल्फर के 1 से ज्यादा होंगे तो इसका भी बढ़ता चला जाएगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा 1। तो मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम कितना हो गया 32 अपॉन 0.32 इंटू 100। ये भी 100 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो गया 10,000। समझे ना? अब अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा और टफ है। ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, मतलब लेवल 2 का क्वेश्चन है। पता नहीं असाइनमेंट में लेवल 2 में है कि नहीं, होगा लेवल 2 में। चलो भाई लिखो, नहीं, क्लोरोफिल कंटेन्स 0.28% मैग्नीशियम बाई वेट। Chlorophyll contains 0.28% magnesium by weight. How many atoms of magnesium? How many atoms of magnesium are present in 2 gram chlorophyll? तो सोचो इस सवाल में कम से कम 10 मिनट लो और सोचो इस सवाल में और अभी तक जितने सवाल करे उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मिनिमम आप 10 मिनट के लिए पॉज करिए। मतलब अगर आपको लगता है उसके पहले आपका हो गया है तो सॉल्यूशन देखिए, वरना इसको ट्राई करिए। ठीक है ना? मैं कराने जा रहा हूं। अब मैं मान के चल रहा हूं आपने 10 मिनट पॉज करके इसको ट्राई कर लिया है। देखो इस सवाल में क्या फर्क है, इसमें एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एक मॉलिक्यूल में नहीं पूछ रहा है। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उसमें क्या पूछ रहा था, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। जैसे यूरिया, जैसे हमने हीमोग्लोबिन वाला किया तो उसमें आंसर क्या आया 4। ठीक, इस बार एक मॉलिक्यूल में नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितने हैं। समझे ना? तो यानी इसके पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है 2 ग्राम में कितने हैं। ठीक, तो अब देखो क्या लिखोगे, 0.28% इज इक्वल टू नंबर मान लो x एटम्स हैं। सपोज x एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। Suppose X atoms are present in 1 molecule of chlorophyll. ठीक, तो 0.28% इज इक्वल टू X इंटू मैग्नीशियम का वेट कितना होता है 24 अपॉन, सपोज इसका मॉलिक्यूलर वेट क्लोरोफिल का है MCH इंटू 100। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफिल कितना हो गया, X इंटू 2400 अपॉन 0.28। ठीक, अब एक बात बताओ, मोल्स ऑफ क्लोरोफिल कितने होंगे? मोल्स होंगे वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफिल। तो वेट इन ग्राम कितना है 2 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी x इंटू 2400 अपॉन 0.28। ये ऊपर आ गया, ये कितना हो गया 0.56 अपॉन x इंटू 2400। ठीक, तो मोल्स ऑफ क्लोरोफिल हो गया ये। ठीक, समझो। तो मोल्स ऑफ क्लोरोफिल इन 2 ग्राम
2 ग्राम में क्लोरोफिल के कितने मोल्स हैं? 0.56 अपॉन x इंटू 2400। ठीक है, अब बताओ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने होंगे, वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम। अब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल, तो मोल्स कितने हैं ये? एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना है? 24। नहीं, मोल्स इन 2 ग्राम कितने होंगे? x इंटू, भाई सिंपल सी एक बात बताओ, H2O है तो 5 मोल वाटर में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? बताओ 5 मोल वाटर में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? तो क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, यही तो लिखोगे। 5 मोल वाटर में कितने होंगे? 5, 2 इंटू 5। तो इसी तरह ये देखो, वेट इन ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक, इंटू एटॉमिक वेट। अब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने होंगे? x इंटू मोल्स ऑफ क्लोरोफिल इंटू एटॉमिक वेट। क्यों? क्योंकि एक क्लोरोफिल में कितने एटम्स थे मैग्नीशियम के? x, ये x इंटू ये आ जाएगा, तो x इंटू, अब मोल्स कितने थे? 0.56 अपॉन x इंटू 2400 इंटू 24, बस x x कट गया, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया? 0.56 इंटू 24, ये कट गया, अपॉन 100 आ गया। 0.56 अपॉन 100 यानी 5.6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, यानी 5.6 मिलीग्राम। ठीक है, ये वेट आ गया। और यही तुम्हें अगर वो निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो बस एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इंटू Na, यानी ये हो गए मोल्स 0.56 अपॉन 2400 इंटू Na। सर ये सवाल बड़ा टफ था, हमें बहुत कम समझ में आया। ठीक है, तो इसको आपको बेटा 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, मेडिकल के लिए मैं टफ सवाल मानूंगा। ठीक है, हालांकि मेडिकल वाले ये सवाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेडिकल वाले ये सवाल नहीं करते हैं, ये जान लीजिए मेडिकल वाले ये सवाल करते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी पे बेस्ड कितने सवाल हो जाएंगे सर? कौन कौन से क्वेश्चन हमें ट्राई करने चाहिए तुरंत? तो सबसे पहले आप ट्राई करो रफ कॉपी में। देखो आपको फेयर कॉपी में क्या लिखना है, जो मैं लिखाता जा रहा हूँ एज इट इज लिखते जाना है। जैसे शीट का सोल्यूशन करा था, शीट का सोल्यूशन, फिर थ्योरी पे आ गया तो आप भी थ्योरी पे आ जाइए। रफ कॉपी में क्या करना है, जो आप खुद से कर रहे हैं। फेयर कॉपी में क्या करना है, जो मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले ट्राई करो कहाँ से कहाँ तक, अब 72, 73, 74, फिर 84 से लेकर 88। ठीक है, ये आप ट्राई करिए। ठीक, ये करिए। तो मैं ये वाले डाउट्स नहीं ले रहा हूँ बच्चों के, जो मुझे भेजे हैं बच्चों ने। ठीक है, मैं 88 के आगे बढ़ता हूँ। चलो पहले मैं ये टॉपिक करा देता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में ही हेडिंग डालो एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट या मास केमिस्ट्री में एक ही बात होती है। ठीक,
तो लिखो भाई कि अभी तक क्वेश्चन कितने हो गए थे 39, अब लिखो क्वेश्चन 40, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो ऐसे, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम, ठीक है। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन चालू होता है, वाई द वर्ड एवरेज इज जनरली यूज्ड, मतलब ये स्टेटमेंट दिया है, इसके आगे यही पूछ रहा है कि वाई द वर्ड एवरेज इज जनरली यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ, वाई द वर्ड एवरेज इज जनरली यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। बताओ भाई, एवरेज वर्ड क्यों यूज करते हो? जैसे इसमें बोला ना एटॉमिक वेट नहीं, क्या बोला, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज दिस, एवरेज वर्ड क्यों यूज किया गया? तो लिखो पहले इसका आंसर, लिखो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वर्ड क्या यूज करना है आपने, आइसोटोप। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप्स आगे लिखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different atomic weight, which have same atomic number but different atomic weight. For example, naturally occurring chlorine is a mixture of two isotopes, 75% chlorine and 25%, सर नहीं समझ में आया। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, लेक्चर 1 में देखो पढ़ाया था आपको। आइसोटोप्स क्या होते थे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। किसके, सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट की पहचान क्या होती है, उसकी एटॉमिक नंबर, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यानी सेम एटॉमिक नंबर। दोनों के देखो 17-17 है, बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये होता मास नंबर, ये क्या होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन सेम है यानी दोनों में डिफरेंट क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक, आर नोन एज आइसोटोप्स, ठीक। उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ठीक, तो अब जैसे क्लोरीन है, नेचुरली क्लोरीन जो है वो आपको 75% यानी अगर 100 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ले लो, 100 मॉलिक्यूल अगर क्लोरीन के ले लो, ठीक है, तो उसमें 75 मॉलिक्यूल्स किसके रहेंगे, नेचुरली। तो ये 35 वाला होगा, और 25 मॉलिक्यूल्स किसके रहेंगे, जो ये 37 वाला होगा। तब खुद बताओ वेट तुम 35 बताओगे कि 37 बताओगे? तो भाई सिंपल सी बात है सर, वेट कैसा होगा, एवरेज वेट होगा, ठीक है। तो एवरेज वेट तो अब कैसे लिखेंगे, ये मत ये लिखिए आपने। इसके बाद लिखो कि नेचुरली, इसके पहले ही लिख लो एक लाइन अंग्रेजी में कि अगर ये लिख लिया तो इसके बाद लिख लो कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन is a mixture of two isotopes. Naturally occurring chlorine is a mixture of two isotopes. ठीक, ये वाला, ये देखो 75% कौन सा क्लोरीन होता है,
ये वाला, और 25% कौन सा क्लोरीन होता है, ये वाला, समझे ना। तो इसीलिए अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट। तो एवरेज एटॉमिक वेट देखो कैसे निकालते हैं, ये 75% है, 75 इंटू इसका वेट 35 प्लस 25% है तो 25 इंटू 37 अपॉन टोटल परसेंट कितना हुआ 75 प्लस 25, ठीक। तो ये जोड़ोगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 35.5, ठीक है। तो ये टॉपिक सिंपल भी बहुत है और ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं आईआईटी का, ये शायद पहले जो मैंने छुड़वाया था वही है, बोरॉन वाला। नहीं वो नहीं है, लिखो क्वेश्चन, नेचुरली अकरिंग बोरॉन। अरे यार ये 42 होना चाहिए था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्योंकि 41 तो यहां तक हो गया था ना। अब लिखो नेचुरली अकरिंग boron consists of two isotopes. Two isotopes whose atomic weight is 10.01 and 11.01. ठीक। The average atomic weight of naturally occurring boron is 10.81. Calculate the percentage of each isotope of natural boron. ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मतलब बोरॉन के दो आइसोटोप हैं, एक का वेट है 10.01, एक का वेट है 11.01। इसका एवरेज वेट है कितना 10.81। तो बताओ ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, करो। ये बेसिकली मैथ्स का सवाल है, केमिस्ट्री का तो सवाल ही नहीं है। तो देखो मान लो ये x परसेंटेज है, तो ये कितना होगा 100 माइनस x परसेंट। अरे यार टोटल तो परसेंटेज दोनों को मिलाकर 100 ही होना है ना। अगर ये 20% है तो ये कितना होगा 80%। अगर ये 10% है तो ये कितना होगा 90%। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये मान लो x परसेंट है तो ये कितना हुआ 100 माइनस x परसेंट। तो बस एवरेज एटॉमिक वेट is equal to x into 10.01 plus 100 minus x into 11.01 upon total x plus 100 minus x। तो ये कितना है 10.81 is equal to 10.01 x 100 minus x into 11.01 upon 100। तो ये हो गया, इसको इधर ले जाओ, ये ठीक। इसको सॉल्व करके आप x निकाल लो, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग x आ जाएगा 20, यानी 20%। तो ये फिर कितना हो गया 80%।
कुछ गलत लग रही है मुझे कैलकुलेशन, एक सेकंड सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी आए। ठीक, अब देखो अभी तक हमने जितने ये सवाल किए उसमें परसेंटेज में दिया था, कई बार फ्रैक्शन में दे देते हैं, ठीक है। जब फ्रैक्शन में देते हैं तब कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 44 लिखो। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा calculate average molar mass of naturally occurring neon। तो भाई इस बार देखो फ्रैक्शन दिया, परसेंटेज नहीं दिया, तो करोगे वही। देखो एवरेज एटॉमिक वेट 20 इंटू 0.9051 प्लस 21 इंटू 0.0027 प्लस 20 इंटू दिस। जैसे टोटल परसेंटेज 100 होता है, वैसे टोटल फ्रैक्शन कितना होता है 1। इसको जोड़ लोगे तो ये 1 हो, नहीं तो इन तीनों को ऐड करके देख लो। तो जब फ्रैक्शन में बोला जाए तो नीचे 1 लिखोगे, ऊपर जनरली 1 से कम वाली वैल्यूज होंगी। और यही अगर परसेंटेज बोलते तो इसको क्या बोलते? 90.51। परसेंटेज में इंटू 100 कर दो, 0.27 9.22, समझे ना। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या होता है? परसेंटेज 100 में देखते हैं, फ्रैक्शन 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर if it contains 50% heavy water। Calculate the weight of water if it contains 50% heavy water। अब देखो हैवी वाटर क्या होता है? D2O को हैवी वाटर बोलते हैं। यानी H2O कितना है? 50%। D2O कितना है? 50%। H2O का वेट कितना है? 18। और इसका 16, और इसका वेट कितना होता है? D का 2। ये कितना हो गया? 20 ग्राम। एवरेज वेट कितना बोलोगे बताओ? 18 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 50, 150 प्लस 50 यानी 100। तो ये कितना आ जाएगा? 19। अब देखिए शीट में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सारी थ्योरी मैंने करा दी है, तो अब फिर से इसको ट्राई करो एक बार, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, मैंने कहाँ तक करा दिए हैं आपको? मैंने आपको करा दिए हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 87 तक। मैंने कहां से नहीं कराए? 88 से लेकर 106 तक नहीं कराए हैं। बाकी तो एवरेज एटॉमिक मास के, आयनिक कंपाउंड का तो बहुत ही आसान है। तो इसको, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, मुझसे फिर से फ्रेश डाउट पूछो, समझे ना। इनको ट्राई करो और फ्रेश डाउट पूछो, ये नहीं कि हमने पहले ट्राई करिए, फ्रेश डाउट पूछिए। तो मोल कंसेप्ट के 3 पार्ट हैं।
तो ये पार्ट 1 में मान रहा हूं हो गया है। अब मुझे आधे घंटे और डिस्कस करना है, जो सवाल आप मुझसे पूछेंगे। अब जो मोल कंसेप्ट का पार्ट हमेशा यूज होगा वो है पार्ट 2, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग डालो, पार्ट 2, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? एकदम आसान भाषा में अगर पहले बोले, पहले आपको आसान भाषा में समझाता हूं, डेली लाइफ में जैसे हम करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए 3 गिलास पानी है, इसमें आपने 1 स्पून शुगर डाली, इसमें 2 स्पून शुगर डाली, इसमें 3 स्पून शुगर डाली। खुद बताओ कौन सा ज्यादा मीठा होगा? तो सर ये ज्यादा मीठा होगा। ठीक है, तो हम डेली भाषा में क्या बोलेंगे, लेमन लैंग्वेज की, इसमें शुगर बहुत ज्यादा है, बहुत मीठा हो गया यार, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत मीठा हो गया। या चाय मान लो तीनों में थी, या कॉफी या मिल्क शेक, कुछ भी मान सकते हो। ये क्या बोलोगे, ये बहुत ज्यादा मीठा है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम मीठा है। तो बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो? इसी को केमिस्ट्री में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसमें, और सबसे कम कंसंट्रेशन ऑफ शुगर किसमें है? इसमें। तो केमिस्ट्री में यही चीज क्या यूज करोगे, कंसंट्रेशन। जैसे कि सपोज वाटर कलर हम यूज करते थे बचपन में, ठीक है, तो सपोज आपने इतना कलर वाटर कलर ट्यूब से निकाला, ठीक है, फिर उसमें पानी डाला, ठीक, तो थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो गाढ़ा रहेगा, थोड़ा और पानी डाल दोगे तो वो पतला हो जाएगा, थोड़ा और पानी डाल दोगे तो वो और पतला हो जाएगा। समझ रहे हैं? और देखो दो ही चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, और मिल गई ये क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि इसमें सॉल्वेंट क्या था, वाटर, और सॉल्यूट क्या था, शुगर, और मिल के इन्होंने क्या बनाया, शरबत। इसी तरह वाटर कलर, तो वाटर कलर में एक आप ट्यूब से निकालते थे जो पेस्ट जैसा निकलता था, ठीक, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट। और उसको किस में डिसॉल्व करते थे, पानी में, ऐसे 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 करके, पानी में नहीं, उसको पूरा डिसॉल्व करते थे, तो फिर वो क्या बन जाता था, सॉल्यूशन। तो जितना पानी डालते जाओगे कलर उतना ही लाइट होता जाएगा। तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए रसना, आप और आपके 3 फ्रेंड्स के लिए एक जो सैशे होता है रसना का, वो बनाया जा रहा था, ठीक, लेकिन आपका एक और फ्रेंड आ गया, तो उसी सैशे में क्या किया, मम्मी ने पानी और डाल दिया, तो वही पहले रसना 3 में जाता, अब रसना कितने में जाएगा, 4 में जाएगा। तो अब खुद सोचो, रसना यहां पर क्या है, जो पाउच है जिससे रसना डाल रहे हो, वो यहां पर क्या है, सॉल्यूट, और जिस वाटर में डाल रहे हो वो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और जो रसना तुम पी रहे हो वो रसना क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो भाई किसमें ज्यादा रसना अच्छा लगेगा? अब रसना और पानी बढ़ाते जाओ, रसना बढ़ता जाएगा, लेकिन हर एक में उसका कलर कम होता जाएगा रसना का। खुद सोचो, अगर 2 ग्लास में उतना ही रसना डालो, ये वाला, तो इसमें कलर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और ज्यादा मीठा भी होगा। इसी को 3 ग्लास में करोगे, 3 ग्लास में करोगे तो क्या होगा, कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा, मिठास कम हो जाएगी। इसी को 4 ग्लास में करोगे तो क्या होगा, कलर और कम हो जाएगा, मिठास भी और कम हो जाएगी। तो बस, तो हम क्या बोलेंगे, रसना क्या होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है, रसना डाइल्यूट होता जा रहा है, रसना डाइल्यूट होता जा रहा है, यानी रसना में सॉल्वेंट यानी कि पानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया डेली लाइफ में। जैसे इसमें 2 में रसना है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें रसना का कंसंट्रेशन इज हाई, इसमें रसना का कंसंट्रेशन इससे कम है, इसमें रसना का कंसंट्रेशन और ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे। तो बेसिकली हमें डील करना है क्या, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में बेसिकली एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि सपोज आप नींबू सोडा पीते हो, तो नींबू सोडा गर्मियों में पीते हो तो उसमें सोडा क्या होता है, सॉल्वेंट, इसमें नींबू पड़ता है, इसमें शुगर पड़ती है, इसमें नमक पड़ता है, तो ये तीनों चीजें क्या हो गई, सॉल्यूट। तो नॉर्मली सॉल्वेंट एक ही होगा और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये जो हमारा डेली लाइफ में हम बोलते हैं कि भाई रसना ज्यादा मीठा है, रसना कम मीठा है, जैसे दूध में पानी ज्यादा हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं, दूध पतला हो गया, ये बेसिकली हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं,
लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। अभी हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करना है किसमें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहले तो लिखो भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। तो लिखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस रेशियो ऑफ solute and solvent, ratio of solute and solvent और ratio of solute and solution। ठीक है, इसका या इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। कि सॉल्यूट की कोई प्रॉपर्टी, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कि कितने ग्राम हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मोल्स हैं, कितना वॉल्यूम है, अपॉन सॉल्वेंट के कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने ग्राम हैं, कितना वॉल्यूम है वो। तो लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस ये। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, अब सॉल्यूशन बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। फिजिकल रिएक्शन हो सकती है। सर फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, अरे यार जब चूना व्हाइट वॉश घर में जो करते हो उसमें जब चूना डालोगे पानी के ड्रम में चूना डालोगे तो क्या होगा, हीट निकलती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी देखना उसके पास जाके। तो जो हीट निकल रही है ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्या होगा कि चूना और पानी बनके कुछ और ही बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रोसेस। तो जब भी हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, फिजिकल प्रोसेसेस होते रहेंगे, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब इसको केमिस्ट्री में हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो लिख लो, हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो हम कौन कौन से मेथड एक्सप्रेस करेंगे, स्ट्रेंथ, दूसरा मोलैरिटी, तीसरा मान लीजिए मोलैलिटी, चौथा नॉर्मेलिटी, पांचवा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया, फिर परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, फिर हो गया पीपीएम, फिर हो गया पीपीबी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन जो कि हम करेंगे, जिसमें ये और ये चारों आपका पीछा ना छोड़ेंगे पूरी केमिस्ट्री में, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मोल कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। मोल कंसेप्ट आना क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में डील किससे करोगे, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन की क्या निकालोगे, कंसंट्रेशन, और वो कंसंट्रेशन कहां से आएगी, यहां से। तो सबसे ज्यादा तो यूज होगी वो नंबर 1 ये है, और बाकी तीनों ही नंबर 2 पे हैं। ये कहना मुश्किल है कि इन तीनों में नंबर 2 कौन सा है, किसी चैप्टर में ये ज्यादा है, किसी में ये ज्यादा है। नंबर 1 है मोलैरिटी, जो हर जगह यूज होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये दोनों जनरली इम्प्योरिटीज की बात करते हैं, जब एक चीज बहुत कम होती है। ठीक है, तो लिखो पहला, हेडिंग डालो पहला, स्ट्रेंथ। तो लिखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज the weight of solute dissolved in solution। यानी कि लिखते चलो, स्ट्रेंथ क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? ग्राम पर लीटर। किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन कितने हो चुके थे अभी तक? 43 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, लिखो 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 5 liter water. What is the strength of solution? देखो स्ट्रेंथ क्या लिखोगे? जनरली वेट इन ग्राम। क्या सर ये फिक्स है? नहीं, ये कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्मली इसी में लिखते हैं। तो 49 ग्राम अपॉन ये कितना हो गया? 5 लीटर्स। ठीक, तो सॉल्व कर लो, ये आ गया 9.8 ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन 45, 0.1 मोल HNO3 is dissolved in 300 ml water. What is the strength of solution? पॉज करिए, 2 मिनट लीजिए, टाइमर के साथ बैठिए, 2 मिनट लीजिए और करिए। ठीक, तो स्ट्रेंथ क्या लिखोगे भाई? वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वेट इन ग्राम, मोल्स दिए हैं, तो मोल्स क्या होते हैं भाई? वेट क्या होता है? मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 300 ml है तो 0.3 लीटर्स। ये हट गया, ये कितना आ गया? 21। तो क्या लिखोगे? 21 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब देखो दूसरा, मोलैरिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। यानी कि हिंदी में लिखो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अगर 10 मोल्स हैं तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? 10। इसकी यूनिट जनरली क्या लिख देते हैं? कैपिटल M या फिर मोल्स पर लीटर। तो क्या होगी? 10 M। ठीक, अब देखो इसको लिखोगे क्या? फॉर्मूला क्या लगाओगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
ठीक, इसी को अगर ml में करना है, ये देखो n मतलब मोल्स बाय डिफॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ml में करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। ठीक है, ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या लिखोगे, कैपिटल M बोलोगे या फिर मोलर बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, मोल्स पर लीटर। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे याद करो, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, या फिर क्या होते थे, वो तो गैस के लिए होता था, खैर तीसरा वाला जो होता था। ठीक, तो एक चीज और ध्यान रखना, अब देखो मोल्स इज इक्वल टू, ये जो ज्यादा यूज होगा वो ये है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल सकते हो, एक और चीज बोल सकते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। बोलो भाई, बोल सकते हैं कि नहीं, ये डेफिनेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल सकते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल सकते हो, अरे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक, अब एक चीज और होती है मिलीमोल्स। सर मिलीमोल्स क्या होते हैं, अरे यार जैसे मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर, उसी तरह मिलीमोल्स होते हैं। 1 मिलीमोल क्या होगा, 10⁻³ मोल्स। ठीक, सिंपल सी बात है, यानी जैसे कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, उसी तरह 1 मोल में 1000 क्या होंगे, मिलीमोल्स, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, जैसे कि तुमने नंबर ऑफ मोल्स लिखे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, उसी तरह नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या लिखोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला ऐसे हैं दोनों जो हमारे पूरे केमिस्ट्री में यूज होंगे। सर थोड़ा कम समझ आया, बहुत फास्ट हो गया, मुझे पता है, सवाल करोगे अभी सवाल से ही समझ में आएगा, ठीक है ना। फास्ट तो हो गया ये, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें हम काफी सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कहां तक करे थे हमने, क्वेश्चन नंबर करे थे 44 तक। क्वेश्चन नंबर 45, .8 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml water. What is the molarity of solution? .8 gram H2SO4 is dissolved in 500 ml water. What is the molarity of solution? देखो अभी तक ट्राई नहीं कर पाए तो पॉज करके ट्राई करो। भाई मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, ठीक है। अब केवल वाटर में दिया है, ये तो किसका वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो भाई पानी में अगर तुम शुगर डालोगे तो पानी का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, इसी तरह ये सॉलिड मानोगे तो मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 500 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 500 ml। वॉल्यूम तो 500 ml किसका है, सॉल्वेंट का, लेकिन तब भी हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानेंगे 500 ml, क्योंकि ये क्या मान लेंगे हम कि 9.8 ग्राम H2SO4 क्या है, सॉलिड है।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना हो गया? 500 ml। ठीक, अब मोल्स H2SO4 के कितने होंगे? तो मोल्स कितने होंगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना होगा? 9.8। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98, तो 0.1। तो मोलरिटी कितनी हो गई? मोल्स अपॉन ये इंटू 1000, तो ये 2, तो मोलरिटी कितनी हो गई इसकी? 0.2। ठीक है, तो 0.2 क्या लिखोगे? मोलर। अगला सवाल कि 6.3 ग्राम HNO3 is dissolved in 2 liter water. What is the molarity of solution? अब मोल्स क्या हो जाएंगे भाई? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना है? 6.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 63। तो मोल्स कितने हो गए? 0.1। ठीक, अब मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो बस 0.1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.05। क्वेश्चन 47, how many H2SO4 molecules, H atoms, H, O and S atoms are present in 250 ml solution of 0.2 m molarity? H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, सल्फर के कितने एटम्स हैं? अगर हम क्या ले लें? 250 ml ले लें, क्या? 0.2 m मोलरिटी का H2SO4। अब देखो, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बताओ? मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू Na। अब मोल्स आपको बताया था क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलरिटी कितनी है? 0.2। वॉल्यूम इन लीटर तो ml में है, तो 250 अपॉन 1000 इंटू Na, तो 0.2 इंटू 0.25, ये कितना हो गया? 0.05 Na। ठीक, ये क्या हो गए? नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। अब एक बात बताओ, एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, यानी 2 इंटू 0.05 Na, यानी 0.1 Na। इसी तरह नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, सल्फर के कितने एटम है? 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.05 Na, यानी 0.05 Na। इसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। तो 4 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, तो 4 इंटू 0.05 Na, यानी
0.2 ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो। हाउ मेनी Al+3 and SO4 2- ions are present in 100 ml solution of 0.1 m Al2SO4 whole thrice? देखो भाई, नंबर ऑफ Al+3 आयंस, तो एक Al2SO4 में कितने Al+3 होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। कितने मॉलिक्यूल होंगे Al2SO4? तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा? 100/1000। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 तो 0.02। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो मोल्स हुए ना। मॉलिक्यूल के लिए क्या करोगे? इंटू Na, तो कितना होगा? 0.02 Na। ठीक, इसी तरह नंबर ऑफ सल्फेट आयंस कितने होंगे? 3 इंटू मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2SO4, तो कितना होगा? 3 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू Na, 0.03 Na। ठीक है, तो ये जो टॉपिक 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 3 लेक्चर और लूंगा, फिर इसकी असाइनमेंट डिस्कशन, फिर टॉपिक 3। ठीक है, याद रखिएगा ये सबसे टफ चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत, कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बार आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे ट्राई, तब जाके आपसे होंगे। इस चैप्टर पे कमांड बनाने का एक ही तरीका है कि कई बार आप क्या करते जाएं, क्वेश्चन फिर से करते जाएं। ठीक है भाई, थैंक यू।